हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। ये देखते हैं घटना चक्र की चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। इसमें टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। इसमें देखेंगे अभी तक का गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में, और उसके बाद इसमें देखेंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ये सब टॉपिक ये सब पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं और नहीं डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ये सब वीडियो को पॉज करके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और पीडीएफ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आने वाला बिहार शिक्षक के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला और बीपीएससी में भी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहला क्वेश्चन यह है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो 1833 में बनती है। इसका टेन्योर कहाँ से कब रहता है? विलियम बेंटिक की तो 1828 से लेकर 1833 तक। कहाँ तक? 1828 से लेकर 1833 तक। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल गवर्नर नियुक्त किया गया कब? तो 1758 से लेकर 1760 तक, और 1765 से 1768 तक गवर्नर रहे थे। और विलियम बेंटिक 1833 में पहला भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया, जो बंगाल के उस समय बंगाल के कहलाते थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर क्या होगा? विलियम बेंटिक। कब इसका शासन काल था? 1828 से लेकर 1833 तक। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं। इसमें सबका कार्यकाल लिख लिया, लॉर्ड मायो का कब तक था, डलहौजी का कब तक था, ये सब देख लीजिएगा एक बार। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऊपर वही है, इसमें होगा ऑप्शन। ये बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा हुआ 2020 में, तो ऑप्शन ये विलियम बेंटिक रहता है, बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव को पुनः भारत आगमन होता है। इलाहाबाद की संधि कब होता है? बक्सर की युद्ध कब होता है? तो और वारेन हेस्टिंग के भारत के गवर्नर कब बनाया गया? तो क्रॉनिकल ऑर्डर में है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होती है। क्लाइव पुनः भारत आती है 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त में, जो 12 अगस्त 1765 को। वारेन हेस्टिंग के बंगाल का गवर्नर 1772 में बनाया जाता है। याद रखिएगा। बक्सर की युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव पुनः भारत आते हैं, छुट्टी मनाने चल गए थे बक्सर की युद्ध के समय। उसके बाद फिर से भारत आते हैं 3 मई 1765 को। इसके बाद इलाहाबाद की संधि करते हैं,
जो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। वारेन हेस्टिंग इसके बाद 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूत सी रखी गई और जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को असैनिक और सैनिक सुधारों का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये भी कथन सही है। प्लासी के युद्ध के बाद पूरा क्लाइव ने उसको सुधार किया था। विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, गलत है, क्योंकि उसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संग्रहित किया था। ब्रिटिश साम्राज्य का संग्रहित बेंटिंग ने किया था, क्लाइव ने किया था। लॉर्ड डलहौजी के थ्योती के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है। अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह किया था। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ले लिया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना बंगाल के गवर्नर जनरल के टाइम हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में है। एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना किसने किया दिया। तो विलियम जोन्स ने किया था। कब। 1784 ईस्वी में। इसमें बताया गया, इसमें इसलिए किया था कि वहाँ पर इस सब समझता कि इंडियन बहुत पिछड़े, इसलिए इंडियन को सिखाने की ज़रूरत है, शिक्षित करने की ज़रूरत है। कब किया था। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरों की नीति वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी का पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था यह सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। उस समय कंपनी अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य जैसे बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना नहीं था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों के सीमाओं का रक्षा करो ताकि अपनी सीमा सुरक्षित रहे। उस समय भयमुक्त अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी यह घेरों की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, रिंग फेंस नीति के संबंधित किसके द्वारा संबंधित है। तो वारेन हेस्टिंग के संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। और किसने लाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था और इसने 1772 ईस्वी में इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्ट द्वारा दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग द्वारा। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सांसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था। तो वारेन हेस्टिंग पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना किया था। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 में। किस गवर्नर में से निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदावाद सिविल सेवा कन्वेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। तो कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है। फादर ऑफ
सिविल सर्विस भी कहा जाता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसे किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। 18वां नंबर क्वेश्चन के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था? तो दौराका को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो गाजीपुर में है। इसकी मृत्यु 1805 में हो गई थी। इसकी शासनकाल क्या था? 1786 से लेकर 1793 के बीच में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरे के खर्च पर बड़ी सेना बनाए रखना, ये सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कथन सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, कथन गलत है। भारतीय रियासतों पर के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना, कथन सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशावर बाजीराव टू था। 1802 में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज तथा बाजीराव टू के बीच हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध की नवाब था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो वेलेस्ली के काल में। निम्न में से किसे सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर होगा और कुछ और होगा, कुछ और थे, उसने नहीं किया था। तो क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय विदेशी शासक कौन थे? तो प्रथम भारतीय विदेशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए। तो इसमें से कौन कौन किया था? तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सबसे पहले ये किया था इसने तो सिंधिया, मैसूर, अवध, इसके बाद अवध, ये सब देख लीजिएगा एक बार। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हैदराबाद कब किया था? तो 1798 में। मैसूर कब किया था? 1799 में। सिंधिया कब किया था? 1804 में। अवध कब किया था? 1801 में। यहाँ से मिला लीजिएगा कि कौन कब किया था सहायक संधि। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया था? तो कौन इसमें? वेलेस्ली होगा, इसने सहायक संधि की सूत्रपात किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध, सहायक संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। तो यहाँ पर इस भी देख सकते हैं, बक्सर युद्ध 1764 सही है, सहायक संधि 1863 गलत है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1837 सही है, ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में सही है, ये कथन गलत है। सहायक संधि कब हुआ था? 1798 के आसपास हुआ था, उसमें 1799 में पहला हैदराबाद ने किया था। एक 30 नंबर क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में पताका फहरा रखी थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली होगा, इसने सहायक संधि करके भारत में पताका फहरा रखी थी। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सहायक संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे, अगला पार्ट में 50 क्वेश्चन करेंगे। एंग्लो नेपाल युद्ध किस शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में एंग्लो हुआ था। कब?
1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। ऐसे कहीं कहीं लिखा रहेगा 1816 में, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल वार सही है, 1814 से 16 के बीच में हुआ। वेलेस्ली चौथ सही है। कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मैसूर वार में गलत है। तृतीय आंग्ला में 1718 से 1718 के बीच में होता है। 1817 से 18 के बीच में था। इस समय कौन था? तो हेस्टिंग्स आए भी थे। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध संबंधित है किसके द्वारा? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, क्योंकि ये 1817 से लेकर 1818 के बीच में होता है। तो ये हेस्टिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। सर थॉमस मुनरो किन वर्ष मद्रास के गवर्नर बने थे? तो 1820 से 27 के बीच में। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के राजकोट के प्रशासन को ले लिया था? तो विलियम वेंटिक ने ले लिया था। कब? तो 1831 में। मैसूर को 1831 में और कुर्ग कछार को कब? 1834 में। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरलों में से कौन से एक तृतीय एंग्लो मैसूर वार के युद्ध के संबंध से है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मैसूर वार के संबंध में से संबंधित है। ठगों का दमन के निम्नलिखित में कौन सा संबंध कैप्टन स्लीमैन थे संबंध थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1833 के आसपास में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। 1833 या 29 के आसपास, 1829 के आसपास, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सती के गैर कानून किसने घोषित किया था? तो विलियम वेंटिक ने। विलियम वेंटिक द्वारा सती प्रथा किस पर समाप्त किया गया था? 1829 को। इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया था? तो 1789 को। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज का विलय निम्न में से किस नीति के तहत हुआ था? तब कुप्रशासन के कारण हुआ था। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ। बाघा त्रियाद का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 में बाघा त्रियाद का रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो अवध का विलय 1856 में मालय डिविजन के कारण हुआ था। विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में से विलय पर विचार कीजिए। काल अनुसार झांसी कब? 1853-54 में। सतारा, बागवत ये सब देख लीजिएगा। कौन सा सुमेलित है? तो अवध कब हुआ था? 1856 में। कथन सही है। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन पर क्रियान्वित था? तो डलहौजी विलय की नीति नियोजन पर क्रियान्वित था। ये था दोस्तों पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन। इससे आगे पार्ट 2 में लेकर आएंगे। धन्यवाद।